आज फिर से 10th स्टैंडर्ड आप सभी को हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि दिन कठिन है, मैं ये भी जानता हूं कि हालात बहुत ही मुश्किल से हैं, परंतु फिर भी इन दिनों में जब हम लोग इस पढ़ाई की ओर जाते हैं तो हम अपनी सभी परेशानियों को भूलेंगे, अपनी सभी कठिनाई से दूर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पढ़ाई करेंगे, जिस समय हम लोग मेहनत करेंगे, हम तरक्की करेंगे और तरक्की के द्वारा मुसीबतों का पहाड़ जो है, कठिनाई का समय जो हमारे बीच में से गुजर जाता है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस कक्षा में बैठे हैं तो ये बात आप सोच ले कि अच्छी पढ़ाई करने के कारण बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिलने वाला है। न सिर्फ हमको बल्कि अपने माता पिताओं को भी हम लोग कठिन समय में लड़ने के लिए ताकत प्रदान करते हैं। देखिए, जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, और अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे, आप सिर्फ ध्यान नहीं देंगे, तो ये साल बर्बाद होगा, उनकी मेहनत बर्बाद होगी और परेशानियां और भी दुगनी तिगनी चौगुनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, समय जो है वो वापस नहीं आता। अच्छा समय जो है वो आपके सामने, और उसका इस्तेमाल करें। और इसीलिए बहुत मेहनत के साथ बीटी शाहनी स्कूल आपके लिए यहाँ पर इन सभी विषयों को लेकर आ रहा है। फिर भी आपको पढ़ाई खुद करनी है। पेरेंट्स ने भी पढ़ाई की तरफ, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, ये पढ़ाई जो भी आपको सिखाया जा रहा है, ये मत समझिए कि जब फिर दोबारा जब स्कूल चालू हो जाएगी, जब दोबारा आप लोग स्कूल में शायद आए, तो ये सब बातें दोबारा पढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये 10वीं का साल है और 10वीं के साल में पोर्शन भी जल्दी समाप्त होता है, परीक्षाएं भी जल्दी आ जाती है। इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि ये जो बातें आपको सिखाई जा रही है, जो भी आपको विषय सिखाए जा रहे हैं, वे दोबारा क्लास में नहीं सिखाए जाएंगे, और इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आप लोगों ने सीख लेना है। आइए हम अपने आज के पाठ की ओर चलते हैं, और जिसको हमने समरूपता इसके रूप में देखा है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिखा दिया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि 1/2 बराबर 3/4, अर्थात AP बटे PB बराबर AQ बटे में QC। ये आपको 1/2 बराबर 3/4 के रूप में दिखाया था, और इसमें यह कहा था कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर अगर कोई भी एक रेखा अपन खींचते, जैसे उसका नाम एल दिया, तो ये रेखा इन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, अर्थात पहला अनुपात और दूसरा अनुपात समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी का विलोम भी हमने उसी समय सीखा कि अगर चारों भी बातें हमारे पास मौजूद है, ये भुजा भी, ये भी रेखाखंड मौजूद है, ये भी और ये, तो हम देखते हैं कि पहला अनुपात और दूसरा अनुपात अगर समान है तो हम कहेंगे कि रेखा समांतर है, अगर नहीं है तो रेखा समांतर नहीं है। यह हमने सीखा था समानुपात के मूलभूत प्रमेय के अंतर्गत। इसी के आधार पर और दो प्रमेय, इसमें से पहला हम सीख चुके, दूसरा आज सीख रहे। पहला था कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी किरण किसी भी कोण, जैसे कोण ABC को किरण BD अगर समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पर भी 4 भाग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये भाग नंबर 1, ये दूसरा, अर्थात ये किरण के ऊपर और नीचे का भाग जो है वो, और यहाँ पे किरण के समद्विभाजक का ऊपर और नीचे वाला भाग। फिर से वही बातें आती है, 1/2 बराबर 3/4, 1/2 बराबर 3/4। अब इस चारों में से अगर 3 बातें दी तो समझ लेना कि कौन समद्विभाजक का प्रमेय आपको करना है, और चौथी बात x मान के ज्ञात करना है, जो हमने पीछे भी किया है, परंतु चारों दे दी तो समझ लेना कि इसका विलोम है। अब यहाँ पर आज हम जो सीखने जा रहे हैं कि 3 समांतर रेखाएं दी है, जैसे रेखा L, रेखा M और रेखा N, 3 समांतर रेखाएं दी, और यहाँ पे 2 तिर्यक रेखा इसको विभाजित कर रही। मान लीजिए इसका नाम है R और S। तो ऐसे अवस्था में इसको हम लोग T और S नाम दे देंगे, T और S, क्योंकि R हम ले चुके। ऐसी 2 तिर्यक रेखा अगर विभाजित करें तो फिर 4 भाग प्राप्त होते। ये पहला अंतखंड है, ये पहला अंतखंड, ये दूसरा अंतखंड, ये तीसरा अंतखंड, और ये चौथा अंतखंड। फिर से यहाँ पे 4 अंतखंड बनते हुए दिखाई देते हैं, इंटरसेप्टेड पार्ट, और उसको इसी प्रकार से लिखें, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा, अर्थात AB बटे BC बराबर PQ बटे में QR।
और इस प्रकार से दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि अगर 3 बात दी है तो चौथी बात ज्ञात करेंगे, और चारों बात दी है तो हम कहेंगे कि तीनों भी रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। तो इनका इस्तेमाल करने वाले सवाल मैंने पीछे आपको एक्सरसाइज में से छोड़ दिए थे। आज हम उन सवालों को भी सीखेंगे और एक नई परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज है 1.2। हम जो अब पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज है 1.2, और इस 1.2 के हम लोग तीसरे सिद्धांत के ऊपर की परिभाषाएं देखने जा रहे हैं या सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं एक करता हूं, फिर एक आप भी करेंगे, और इसमें यह है सवाल नंबर 7वां मैं आपके लिए कर रहा हूं कि ऐसी दो है, 1 2 3, ये 3 समांतर रेखाएं दिख रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये जो है आड़ी है। मैं जानबूझ के इसकी विपरीत आकृति बनाएंगे, और इसका नाम है, पहले का नाम है ए बी, इसका नाम है ए और बी, दूसरे का नाम है सी और डी, और तीसरे का नाम है ई और एफ। और इसकी मापे दी है, पहला अंतखंड यहाँ पे 8 है, दूसरा अंतखंड है 4, ये 12, और ये है x। और आपसे कहा है कि x और x कितना है और AE कितना है। दो बातें अपने को ज्ञात करनी, x और AE कितना है। अब ये सब बातें करते समय हमने ध्यान देना है कि ये सवाल है, अब इसमें 3 समांतर रेखा है, पहले का नाम है AB, दूसरे का नाम है CD, और तीसरे का नाम है EF, और ये तीनों भी आपस में समांतर है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक तीनों भी रेखाएं समांतर नहीं है तब तक ये गुणधर्म या बीपीटी का अनुप्रयोग लगने वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/2, अब यहाँ पर जैसे ये ऊपर वाले को 1, नीचे वाले को 2, इसको 3 और 4 कहा था, अब वैसा नहीं करते आएगा। ये आकृति जो है, ये ऐसी आकृति आप ऐसी बनी हुई, तो आपने को ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, इस तरफ वापस 3 और ये 4 लेंगे, अर्थात DF बटे में DB, 3 पे आ जाएंगे CE बटे में AC, और कोष्टक में ये नाम आ जाएगा आपका कि 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। जगह कम है इसलिए मैं वही बाजू में लिख रहा हूँ, पहला बटे दूसरा, तीसरा बटे, पहले की माप थी 4, दूसरे की माप है बटे में 8, इधर है x, और AC की माप है 12। अब ज्ञात करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास से कर रहे हैं। 4 गुना में 12 बराबर 8 गुना में x का मान निकालने से 8 उधर जाएगा, 4 गुना में 12 बटे में 8 निकलेगा x का मान, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, इसलिए x बराबर आ गया 6। ये आपका पहला उत्तर आ गया, x का मान 6 कम 6। अब दूसरा उसने कहा है कि AE का मान निकालो, AE, x ये आपका निकल चुका। अब AE कहां से कहां तक, A और ये 2 रेखाखंड से मिलकर बना है, AC जमा CE, ये मध्य जोड़ते जब है उससे मध्यता का गुणधर्म कहते हैं, इसलिए उसको ऐसा लिखे या मध्यता का गुणधर्म लिखे। जब भी हम जोड़ेंगे तो कोष्टक में कारण या तो ऐसा लिखिए या मध्यता का गुणधर्म लिखिए। AC का मान हम ऑलरेडी जानते हैं 12, और CE का मान जो x भी है, ये आपका CE का मान भी है, और वो है 3, और दोनों की टोटल की तो आ गया AE बराबर 12 और 3 15। जहां जहां आपने उत्तर लाया वहां वहां हाईलाइट जरूर कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल की आकृति परीक्षा में नहीं बनाई तो भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर कॉपी में बनाएंगे। जो बात दी है हमेशा हर सवाल की शुरुआत दत्त से करेंगे, जो भी प्रश्न में लिखा है या दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे, नियम लगाएंगे, नियम का नाम लिखेंगे अर्थात प्रमेय का नाम लिखेंगे, मान भरेंगे, और फिर उसके बाद जो पहला उत्तर आएगा उसको हाईलाइट कीजिए, और आगे हल करना है तो दूसरा हाईलाइट, फिर से एक और कारण। इस प्रकार से मैंने 3 समांतर रेखाओं के गुणधर्म के आधार पर जो 3 बातें दी थी, 1 2 3, और चौथी बात मैंने ज्ञात किया। और मैंने बताया आपको जब भी 3 बातें दी रहेगी तो मूल प्रमेय लगता है, चारों भी बातें दिए तो इसी का मतलब है वहां पर आपका विलोम वाला प्रमेय लगेगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपने अपनी कॉपियों में हल कर लेने हैं। अब आपको यहाँ से के 1 से लेके
10 तक के सब सवाल पूरे कर लेने हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और बेटी शानी के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग अब अगला समरूपता की परिभाषाएं देखने जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो त्रिभुजों के बारे में, 2 त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी भी 2 त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन परिभाषा जो है वो अब हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर कसौटियां या टेस्ट देखने जा रहे हैं। तो समरूपता की परिभाषा के अंतर्गत हमें कुल मिला के 6 बातें जो होती है। पहला घटक होता है भुजा का घटक होता है, और दूसरा घटक होता है कोणों का घटक, कोण का घटक होते हैं। तो इसमें भुजाओं में ये पहली भुजा के साथ ये पहली भुजा अर्थात AB के साथ PQ, और ये आएगी बटे में, अनुपात आएगा। फिर दूसरी भुजा के साथ ये दूसरी भुजा अर्थात AC के साथ आएगी इधर जोड़ी में PR, और तीसरी जो है नीचे वाली तीसरी लेंगे तो BC के साथ आएगा QR। तो भुजाओं में जब समरूप त्रिभुज कब कहलाते हैं? जब 2 त्रिभुज दिए इनके रूप समान है, लेकिन पहली और ये पहली भुजा, इसको हम कहेंगे संगत भुजाओं की पहली जोड़ी का अनुपात, संगत जोड़ी भुजाओं की दूसरी जोड़ी का अनुपात, और संगत भुजाओं की तीसरी जोड़ी का अनुपात, और बीच में बराबर है मतलब समान होता है। जबकि कोणों के बारे में जब हम देखने जाएंगे तो कोणों में थोड़ा सा अलग है कि पहला कोण जो है A और दूसरा इधर का पहला कोण है वो P, ये अनुपात में नहीं बल्कि माप में समान होगा। दूसरा जोड़ी जो B है ये B है तो ये Q के साथ सर्वांग सम होगा, और तीसरी जोड़ी C के साथ जो है वो R, कोण C के साथ कोण R जो है वो सर्वांग सम होगा। अर्थात 3 भुजाओं की जोड़ियां जो अपन देख रहे हैं वो तीनों जोड़ियां जो है वे अनुपात में समान, और कोण जो है वे माप में समान होते हैं। और इस प्रकार से 6 बातें जो है, 6 घटक जो है वे बनाती है समरूप त्रिभुज। और इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये है समरूप। अब समरूपता की 3 कसौटियां हैं। समरूपता की 3 कसौटियां, पहली है भुजा 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 कसौटी, दूसरा होता है कोण 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 कसौटी। पहले दोनों को ही देख लेते हैं हम लोग, भुजा 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 कसौटी और फिर कोण कोण कोण। भुजा 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 कसौटी का मतलब है कि तीनों भी संगत भुजाओं की जोड़ी, ये पहली भी संगत भुजाओं की जोड़ी, दूसरी और तीसरी, अगर ये तीनों भी इस प्रकार से अगर हमें समान दिखाई देती है अर्थात इनका अनुपात समान दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है हमको कोण की। हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर तीनों भी भुजाएं इस प्रकार से, ये दिख रहा हूं मैं, ये वाली बात अगर सिर्फ मिल जाए, इतनी बात अगर अपने को मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये भुजा 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। फिर कोण के बारे में कहेंगे तो आप आसानी से पहचानेंगे कि भुजाओं की जरूरत नहीं, अगर सभी कोणों की संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम मिल गई ऐसी जो लिखी हुई है ऊपर ये, तो फिर हम डायरेक्ट लगा देंगे कोण कोण कसौटी कि कोण 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। इसमें अगर एक कोण न भी मिले, ये वाला समझो मान लीजिए नहीं है, 2 ही जोड़ी भी अगर आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कि अगर 45 है और ये भी 45 है, ये आपका मान लीजिए 65 है और ये भी 65 है। अब तीसरे कोण को मापने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब ये वाली जोड़ी समान हो गई और ये वाली जोड़ी समान हो गई, तो अब तीसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के माप समान होने के कारण तीसरा अपने आप समान हो ही जाएगा। तो 2 जोड़ियां भी अगर मिलती है तो हम डायरेक्ट समरूप त्रिभुज कहेंगे, तीनों मिलती है तो वेल एंड गुड। परंतु तीसरी जो कसौटी है वो है थोड़ी सी अलग है, और वो है भुजा कोण भुजा कसौटी। अब भुजा कोण भुजा में आपने दिख रहे कि 2 भुजाएं और एक कोण, मतलब मान लीजिए अगर ये जोड़ी लेते हैं हम लोग, अब
इसको मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब अगर इस प्रकार की आकृति है, अब यहाँ पे देखिए ए बी और पी क्यू, ए बी के साथ है, इधर पी क्यू, ये समान है बी सी के साथ, क्यू आर के साथ, बी सी बटे क्यू आर के साथ। अब तीसरी भुजा नहीं है तो हम भुजा भुजा का सूत्र नहीं लगा सकते, हमें तीसरी भी बात की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दो जोड़ी तो भुजा की हो गई, अब कोण की बारी है। कोण कहाँ पे होना चाहिए? इन दोनों के भुजाओं के बीच में, अर्थात यहाँ पे होगा कोण बी और ये कोण होगा क्यू। तो क्यों है? क्योंकि दोनों की माप कितनी है? 45, इसलिए उसको हम कहेंगे सर्वांग। दो भुजाएं और बीच में आने वाला जो दोनों के बीच में आने वाला या जोड़ने वाला जो कोण है, अगर वो सर्वांग सम हो जाए तो हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा से यह दोनों भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इन कसौटियों का इस्तेमाल करके समरूपता दर्शाने वाले हैं, और फिर समरूपता के आधार पर इन सवालों को भी हमें करना है। तो आइए हम इन समरूपता के लिए कुछ सवालों को हल कर ले, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझाए कि इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं, और 1.3 में हम लोग ये दो आकृतियां जो आपके किताब में भी आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, सांख्यिक सवाल है। इसके अंतर्गत लिखा है कि 8 मीटर ऊंचाई वाला और एक 4 मीटर ऊंचाई वाला दो खंबे जमीन के समतल खड़े हैं। सूर्य प्रकाश के कारण यहाँ पर इस खंबे की और इस खंबे की छाया यहाँ पर नीचे बनती हुई दिखाई दे रही है। इस खंबे की छाया 6 मीटर, तो इस खंबे की छाया कितने मीटर की होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब जब यहाँ पर खंबे शब्द आता है और वे खंबे जो है वे यहाँ पर जमीन के समांतर है, इसी का मतलब है ये जो है, पहले आप लिखेंगे कि पी क्यू ये लंब होगा क्यू आर पे, अर्थात कोण आर हो जाएगा 90 अंश। वैसे ए सी लंब हो जाएगा बी सी पर, क्यों? इसलिए कोण सी आ जाएगा ये भी 90 अंश। अब आप कहेंगे कैसे? ये जो खंबे होते हैं वे जमीन पर, ये जमीन है और इसके ऊपर कैसे होते खंबे? सीधे खड़े होते हैं। सीधे खड़े होते हैं अर्थात कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण। सीधे खड़े अर्थात कैसे बनेगा? 90 अंश का कोण। अब यहाँ पर आप आकृति को देखें तो आपको 3 कसौटी में से कोई एक कसौटी लगाना, या तो तीनों भुजा या तो तीनों कोण, और एक एक ऐसी कसौटी जैसे भुजा और कोण दोनों भी आते हैं, जो ये है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब उसके आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सवाल कैसे लिखें? त्रिभुज पी आर क्यू तथा त्रिभुज ए सी बी में, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कोण आर लंब सर्वांग सम है कोण सी के, क्योंकि दोनों भी 90 अंश है इसलिए, तथा अब ये लिखने के बाद हम लोगों ने ये लिखा है। इसके बाद अपन लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज पी आर क्यू और समरूप है त्रिभुज ए सी बी के, इसलिए आप लेंगे पी आर के साथ ए सी को अनुपात में लेंगे, और यहाँ पर आप लेंगे क्यू आर के साथ बी सी को। पी आर की माप 4, ए सी की माप 8, क्यू आर की माप यहाँ पर है 6, और यहाँ पे लेंगे x, फिर ये गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर 4 गुना x बराबर 6 गुना में 8, 4 इधर चले जाएगा, x बराबर 6 गुना 8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान आएगा 6 दूनी 12, अर्थात BC बराबर आएगा 12 मीटर। जैसे उत्तर आया चौकट लगा दी। यहाँ पर हमने एक बात देखी है कि यहाँ पर ये जो दोनों भी त्रिभुज है, इसका एक कोण समान है, अन्य दो भी कोण समान है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप है।
तो इसी का मतलब है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। पहली इस भुजा के साथ ये भुजा बटे में आएगी, अर्थात पी आर के साथ ए सी, आधार क्यू आर के साथ आधार बी सी। इनकी मापे मैंने भर दी। माप भरने के बाद हम x का मान तिर्यक गुणा से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो कसौटी हमने लगाई है वो कसौटी है 2 भुजाएं और एक कोण जो उसके बीच में संलग्न कोण है। इस प्रकार से वो के आधार पर हमने समरूपता का इस प्रमेय को हल किया है। और एक सवाल हम यहाँ पर देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ सवाल घर से करने के लिए देने वाला हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर ये सभी को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। कुछ दिन अपने वीडियो को आप पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। बाकी के जो सवाल है वे आपने करने हैं, जो नहीं आते वे आपने पूछने, क्योंकि इसमें इतने कठिन सवाल नहीं है। और मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि सभी लोग जानते हैं कि भूमिति ऐसा विषय है कि हर सवाल एक दूसरे से अलग है, लेकिन सभी सवाल शिक्षक नहीं कर सकता है। जो आपको नहीं आते वे आपने पूछने भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इस प्रकार की आकृति बनी है, और इस आकृति को अगर आप देखेंगे तो आप एक चतुर्भुज इसे पाएंगे। तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? नहीं, आप में से बहुत से नहीं बता पा रहे, लेकिन कुछ ने सही बताया, ये है समलंब चतुर्भुज। और उसमें ये पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहा है। और यहाँ पर एक और बात लिखी है कि ए बी समांतर है सी डी के, और इस प्रकार से हमें कुछ बातें दी है, और वे बातें इस प्रकार से दी है कि ए बी का माप है 20, सी डी की माप है 6, ओ बी की माप है 15, और आपसे कहा है ओडी की माप ज्ञात करो। तो यहां पर आपने ये जो आकृति बनाई है, ये आकृति यहां पे दिखाई दे रही है चतुर्भुज ABCD में। ये सब बातें जी है दी हुई है, दत्त है। अब 2 रेखाएं जब समांतर होती है तो आपको मालूम है कि 3 बातें बन जाती है। एक तो संगत कोण सर्वांग सम होते हैं जो F के आकार के होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं जो C के आकार के होते हैं, और एकांतर कोण जो Z के आकृति बनाते हैं वे होते हैं सर्वांग सम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो जानकारी है ये नीचे वाले त्रिभुज में, ये वाला एक त्रिभुज है और एक वाला त्रिभुज है। तो अपन लोग लिख लेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए पहले अपने को समरूपता की कसौटी लगानी पड़ेगी, टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा है कि ये दोनों अगर समांतर है तो पहली Z की आकृति ऐसी बनती है। देखिए ये ऐसी Z की आकृति बन रही है, अर्थात ये कोण सर्वांग सम हो जाएगा इसके। यहाँ से नीचे का कोण है P सर्वांग सम हो जाएगा ऊपर के कोण D के साथ। वैसे ही ये वाला कोण इसके साथ सर्वांग सम हो जाएगा Z की आकृति, अर्थात नीचे वाला कोण A सर्वांग सम हो जाएगा ऊपर वाले C के साथ। दोनों का काम एक ही नाम एक ही, Z की आकृति अर्थात एकांतर कोण, ये दोनों भी एकांतर कोण है। और तीसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है, कोण O और यहाँ का भी कोण है, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज, अब ध्यान से देखिए क्रम, आपने ये क्रम लिखा तो भी चलेगा, BAO क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और DCO। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है। यस, हमें इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है, अल्फाबेटिक के लिए ऑर्डर नहीं लिखना है। आप O से शुरू करते हैं तो OAB लिखेंगे, इधर OCD लिखना पड़ेगा। अगर आप B से शुरू करते हैं तो BAO CD DCO। अब अनुपात बनाएंगे। अब ये जो कसौटी लगाई आप आसानी से बोल सकते हैं, तीनों भी कोण होने के कारण ये कसौटी का नाम है कोण 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 कसौटी। अब भुजाएं यहाँ पे आएगी AB बट्टे में CD, दूसरी जोड़ी आएगी दूसरा तीसरा AO बट्टे में CO, और तीसरा आएगा पहला तीसरा
BO बटे DO। फिर से एक बार देखिए कैसे बना है, इधर का पहला दूसरा AB, इधर का पहला दूसरा CD बटे में, दूसरा तीसरा AO, दूसरा तीसरा CO बटे में, और पहला तीसरा BO और पहला तीसरा DO ये बटे में। अब मान भरेंगे, मान भरिए, देखिए क्या क्या मान दिए थे। AB का मान मौजूद है तो AB की जगह 20 लिख दिया मैंने। फिर CD का मान मौजूद है, CD की जगह मैंने 6 लिख दिया। AO नहीं दिया लेकिन BO दिया हुआ है, BO का मान कितना है 15, और DO का मान अपने को ज्ञात करना है जो X मान है। फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, ये जाएगा 20 X के साथ और 15 जाएगा 6 के साथ, 20 इधर जाएगा, X बराबर 15 गुना 6 बटे में 20। अब X अकेला रह गया, काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। X बराबर 3 गुना में 3 बटे में 2, 3 तिया 9 बटे में 2, और 9 का आधा कितना होता है 4.5। इस प्रकार से x का मान ज्ञात करो तो x का मान आ गया आपका 4.5। तो इस प्रकार से ये सवाल मैंने आपको करके दिखाया 4.5। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा गया है। इसके अंदर लिखा है AB और CD समांतर है, ये दिया हुआ है। 2 त्रिभुज हमने चुने, क्यों 2 ही, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके माप दिए हुए इसलिए इन्हीं चुना। ये भी ले सकते हैं तो भी आएगा। फिर इन दोनों में नाम है AOB और COD, क्रम लगाया, B के साथ D कारण एकांतर कोण Z की आकृति बन रही है। फिर A के साथ ये C को लिया, फिर से एकांतर कोण बन रहा है, ये देखिए C। और तीसरा ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ऊपर और नीचे के वो कोण, और पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, तीनों भी जोड़ियां समान है तो बन गई को कसौटी। क्रम BAO BO CD CO CO। अनुपात लिखा, माप भर दिए, और जब हम x को इधर लेके गए तो 20 के साथ गुना, 6 को लेके गए 15 के साथ गुना, फिर 20 को इधर ले जाने पर हम लोग काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और 3 ऊपर बचे 9, बचे 2, 9 बटे 2 का मतलब है 9 का आधा 4.5, x का मान आ गया 4.5। इस प्रकार से हमने समरूपता के एक नियम जिसको अपन ने कहा को कसौटी लगाते हुए यहाँ पे इस सवाल को हल किया। अब इस सवाल को आपने उतार लेना है, और उसके बाद मैं आपको जो गृह कार्य देने जा रहा हूँ वे भी आपने नोट करना है। ये आपने उतारना है, और उतारना है इसको, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मैं अब आपको गृह कार्य देने जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले आप समरूपता की परिभाषा लिखेंगे जो मैंने आपको शुरू में समझाई है। किताब में से परिभाषा आकृति के साथ लिखनी है। नंबर 2, उसके बाद 3 कसौटियाँ आती है, आपको बताया भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, भुजा कोण भुजा, वो भी आकृति के साथ तीनों कसौटियाँ लिखनी है। अर्थात परिभाषा और 3 कसौटियाँ मिला के 4 बातें हो गई। फिर आप उसके बाद लिखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जो सवाल हल किए हुए हैं 1 से लेके 5 तक, उसमें से परीक्षा में जरूर सवाल पूछे जाते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो 1 से लेके 5 तक के सभी सवाल किताब में से उतार लेने हैं, आकृति बनाकर, पेंसिल से आकृति बनाने, और फिर अपने मन से जो मैंने सिखाया उन सवालों में से आपको इन 3 सवालों को करने, 2 मैंने कराए, उसी को देख देख के फिर से कसौटी लगाते हुए पहला, दूसरा और चौथा करना। मैंने आपको तीसरा और छठा सवाल करके दिया है, तो वे सवाल आपकी कॉपी में लिखे होंगे। उसके अलावा ये 3 सवाल, ये 5 सवाल और ये 5 सवाल, 10 सवाल आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। साथ में समरूपता की परिभाषा और 3 कसौटी, अर्थात ये 4 बातें भी होनी चाहिए। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इसे बार बार दोहराएं, वीडियो को बार बार देखें। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपके आगे चलने की उम्मीद है। जब तक आपकी सांसें चल रही है तभी तक आप जीवित है। जहाँ पर आपकी सांसें रुक गई हम मरे हुए माने जाते। वैसे भूमिति में जहाँ पर आपने पढ़ना छोड़ दिया आपकी मृत अवस्था में आप पहुँच जाएंगे। इसलिए निरंतर पढ़े, वीडियो आपके पास है, आपके साथ है, समय समय पर उसे देखते जाइए। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो यश आपको दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।